नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में पैसे से जुड़ी हुई कंपनी को लेकर चर्चा करें, जिनका कामकाज है कैश मैनेज करना। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कैश बैंक से लेते हैं, बैंक उसको अपने पास आखिरी तक पड़ाव तक या तो कस्टमर तक या फिर जिनको नीड है वहां तक पहुंचाती है, जो कैश लिक्विडिटीज को लेकर के दर्ज करती है। पर यहाँ हम ऐसी कंपनी की चर्चा करने वाले हैं जिनका काम है कैश मैनेज करना। इसको कहते हैं कैश मैनेजमेंट फॉर्म। इनका काम है एटीएम तक पैसे भी पहुंचाते हैं और बैंक से लेते भी हैं। और इनका आपस में जो कनेक्शंस हैं वो बड़ी बड़ी बैंक से होती है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होती है, जो ऑपरेशन के तौर पे लोएस्ट कॉस्ट में ऑपरेशन अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जहाँ तक सिंप्लीफाइंग कैश मैनेजमेंट को लेकर कामकाज करती है, सेवन टाइम रिसोर्स को लेकर कहती है। और इसमें ये साथ में सिक्योरिटी के साथ, चाहे वो बैंक्स हों, एनबीएफसी हों, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज हों, लॉजिस्टिक के कामकाज हों या ई कॉमर्स से रिलेटेड काम हो, रेस्टोरेंट का काम, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ढेर सारे सर्विसेज उन्होंने नाम जिक्र कर रखा है। जहाँ पे जो बिजनेस सेगमेंट है, जहाँ ये सर्व करती है, उसको लेकर के कैश की काम, जहाँ पे ऑटो पार्ट्स को वाली कंपनी, अपेयर्स ऑफ लाइफ स्टाइल्स, पेट्रोल पंप्स, फर्नीचर्स, सुपर मार्ट्स, सैलून, स्पोर्ट्स गुड्स, फुटवेयर एंड बहुत सारे फार्मास्यूटिकल और अलग अलग हेल्थ हॉस्पिटल और सिनेमास वाली कंपनी को नाम उन्होंने जिक्र किया है सेगमेंट को लेकर। क्लाइंट की बात करें तो कंपनी क्लाइंट की जिक्र करती है और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी क्लाइंट इनके पास है, जिसमें कि चाहे डच बैंक हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई जैसे कंपनी बैंक हो, यस बैंक और एचडीएफसी बड़ी जैसे बड़ी बैंक ही क्यों ना शामिल हो, जिसके लिए क्या करती है कंपनी, जिसका नाम है रेडियंट। रेडियंट क्या करती है? कैश मैनेजमेंट का कामकाज करती है, अर्थात वो एटीएम में पैसा डालने से लेकर के बैंक से कलेक्ट करने तक की जिम्मेदारी, और इसने हम आप लोग देखते होंगे इस तरह की वैन और बाकी सारी चीजों पे कंपनी कामकाज करती है। आखिर इस कंपनी को लेकर के मार्केट का कैसा रिएक्शन रहा है, हम उनके उन पहलू को जानेंगे। और यहाँ पे देखा गया कि लगातार 1 साल से एक लंबी अवधि तक इसमें जो निवेशक थे उनकी पैसे की वैल्यू जो बढ़नी चाहिए था, उसमें वैल्यू लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। तो क्या लगातार मार्केट में प्रेशर ऐसा रहा? तो नहीं, मैं इसको बात को नकारता हूं। क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है, यहाँ इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन में अच्छे खासे पैसे बने हैं। कहाँ से बने हैं? यहाँ से पैसे बने हैं, और यहाँ से पैसे भी बने हैं। किसके बने हैं? जिन लोगों ने ट्रेंडिंग सेल आउट किया, और जिन लोगों ने ट्रेंडिंग पे सेल आउट करती है, ट्रेंडिंग पर खरीदते हैं, उनके लिए पैसे तो बन जाते हैं। मार्केट की यही रूल कहता है, यदि स्टॉक लगातार वोलेटिलिटी इस तरह से अपर ट्रेंड नहीं जा रहा है और उसी रेंज में घूमता नजर आता है, तो भाई प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। पार्शियली हो, फुल्ली हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और हमेशा अपनी कैपिटल को बचाते रहना भी एक जरूरी है। जहां कंपनी कैश मैनेजमेंट के लेकर कंपनी कामकाज करती है, इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट सबसे पहले पॉइंट करते हैं। और निवेशकों का इंटरेस्ट में जाना गया कि करीब 43,000 से ज्यादा निवेशक हैं, जिसमें एफआई और डीआई की अच्छी खासी भूमि रही है। इसमें कह सकते हैं कि डीआई ने अपनी पोजीशन यहाँ से बेचा है, और जब डीआई ने सितंबर वाले पोजीशन में बिकवाली किया है, तो मार्केट की पैनिक क्या हो गया कि बस यहाँ तो बेच के निकल रहे हैं। कौन निकला है इसमें से, उसकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं। कौन से ऐसे बड़े डीआई हैं जो अपनी पोजीशन यहाँ से हटाया है, सेट ऑफ किया है। ऐसा वैसे नाम तो जिक्र नहीं करता, लेकिन यूनिट ट्रस्ट की इनके पास अच्छे खासी फंड थे। करीब इन्होंने 3-4% के आसपास की फंड को यहाँ पे बिकवाली कर लिया। इसके अलावा बाकी कुछ फंड यहाँ पे लगे हैं। अभी भी देखा गया कि इनमें चाहे वो एच डी एफ सी का फंड हो या फिर एच एस या फिर यूटीआई की अलग फंड, नहीं केवल एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड यहाँ पे शामिल दिखती है आज भी। जहाँ तक कंपनी में हमने निवेशकों का इंटरेस्ट में ये भी जाना कि इसमें एक जो कि 31% की होल्डिंग रही, उसमें मोतीलाल ओसवाल की बड़ी भूमिका है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल आज भी अपनी पोजीशन में डट के खड़ी है, सितंबर तक की डेटा को लेते हैं। तो क्या लगता है कि इनको नुकसान का सौदा लग रहा है, या उनको पोर्टफोलियोज में लगातार गिरती जा रही है, या ये सोचते हैं
जो आगे चल करके कुछ बड़ी रैली क्रिएट करेगी। इसलिए हो सकता है क्योंकि जो बड़े प्लेयर मार्केट में लगे हैं उनको हमसे ज्यादा मार्केट की सूझबूझ और पहचान है। अब हम इनकी उन पहलू को जरा जानने की कोशिश करें। जहां पे बुक वैल्यू कहता है कंपनी का 23 रुपए के आसपास, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 100 रुपए, और आज भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड है। किसके अकॉर्डिंगली? इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। जबकि इंडस्ट्रियल की पे के अकॉर्डिंगली आज भी यहाँ पे क्राउड बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन क्राउड में कौन शामिल है? आज भी यूटीआई शामिल है, आज भी मोतीलाल ओसवाल शामिल है, जिन्होंने अपनी पोजीशन को लगातार बना के रखी है। अर्निंग पर शेयर का सवाल है तो 4 रुपए से ज्यादा पर शेयर अर्निंग भी करती है, और 10 करोड़ से ज्यादा इनके पास शेयर हैं, जिसकी वजह से फिलहाल जो प्राइसेस रही उसके बेसिस पे मार्केट की क्या करीब 800 करोड़ के आसपास दर्ज कर। अब आती है अगली कड़ी। अगली कड़ी कहती है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि 18 गुने की भीड़ है मार्केट में अर्निंग के पीछे, और जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है वो 18 से 30% तक रिटर्न की बात कहती है। और मैनेजमेंट डिविडेंड भी लगातार पे आउट करती रही है, जो कि 326% तक की दर्ज करती है। और अभी तक हायर टू हायर एक साल की बात करें तो ये अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर नहीं गया। क्या आने वाले समय में यहाँ तक पहुंच सकता है? या जो बड़े एफ आई डी आई हैं वो क्या लॉस बुकिंग करके निकलने की कोशिश कर, या कुछ बड़ी रैली होने की चांसेस आने वाले समय में हो सकता है। जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 56% से ज्यादा की बात कहती है, अर्थात स्ट्रांग है। रेस्ट बुक वैल्यू 326% बढ़ा है, और ये सब बातें तो हम जानते हैं जी। तो आप कहना क्या चाहते हो? कहना चाहते हैं जो कंपनी कामकाज करती है उनका क्या मोटिव होता है? अपनी सेल्स को बढ़ाना, अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना, अपनी प्रोडक्टिविटीज को आगे तक पहुंचाना, जो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। किसको लेकर के? कस्टमर बेस को लेकर, उनको लेकर कहती है जो कंपनी। इन पहलू पे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कंपनी का बिजनेस है उसमें रिस्क कितना है। ये कैश मैनेजमेंट का काम है, तो भाई कैश में तो रिस्क है, पूरे के पूरे कैश में रिस्क है। रिस्क में कितना है, कितनी परसेंट की है, अपने बिजनेस में कितनी परसेंट कहती है, और कितनी इनकी ऑपरेशन से खर्च हो जाती है। जो कंपनी 2005 में बनी थी, रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द कैश लॉजिस्टिक सर्विसेज, तो कैश वैन ऑपरेशन एंड द रिलेटेड सर्विस का कामकाज देखती है। मतलब लॉजिस्टिक टाइप कंपनी नहीं है, काम कैश मैनेजमेंट का काम है, बट काम है किसमें? लॉजिस्टिक के अंदर, और इसको रखा गया डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विस के अंदर रखा गया। और इनकी वेबसाइट्स पे जब हमने देखा तो ये सब चीजें इनकी वेबसाइट्स पे चलती जा रही है, जहाँ पे कहती है आरसीएमएस आवर जर्नी ऑन फिल्म बेसिस पे इन्होंने अपनी जर्नी को साझा किया, जो हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, हम कैसे कामकाज करते हैं, उसको लेकर के उन्होंने अपने दर्ज किया नजर आता है। हम इसके प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं इनकी अगली कड़ी की तरफ। अगली कड़ी कहता है जो क्या डेट टू इक्विटी कुछ मायने रखता है, या करंट रेशियो की नंबर? तो बिल्कुल जी रखता है। जब ही करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा हाई होता है तो मेरे मन में सवाल आता है कि अच्छा क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया गया, सेल्स को फर्जी बुक कर दिया गया, फर्जी सेल्स का पैसा कब आएगा, या फिर क्लाइंट से पैसा कब, कौन से क्लाइंट्स हैं, या फिर इसके हिसाब से क्या इसका आंकड़ा कहती है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यदि कंपनी कर्ज ले रही तो कर्ज का क्या यूटिलाइजेशन कर रही है, पे आउट कर रही तो कहाँ से कर रही है, इन पे भी जरा हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। उसकी कड़ी में सबसे पहले नजर आता है इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस। वो ये दर्ज करती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका सेल्स लगातार बेटर ही कहती नजर आती है। भाई जब सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट का आंकड़ा थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना, बढ़ता जाएगा। चलिए ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि यहाँ पे एक लंबी सी ग्रोथ का स्पेसिफिकेशन ज्यादा दर्ज करती है। पहले कुछ पॉइंट हमने नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ भी देखा, लेकिन सेल्स बढ़ी और प्रॉफिट के आंकड़ा में गिरावट दर्ज कर। या उन्होंने अपने प्रोडक्टिविटीज पे खर्च कर लिया, या कर्ज की दबी, कर्ज की जो ऋण है, कर्ज के इंटरेस्ट के दबे पड़े हैं। इनको लेकर के जब हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर दर्ज करती है इनको लेकर के जो 102 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर रही है।
जो कि अभी तक के सबसे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम। अभी यदि आप इसको सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे इसकी चार्ट को देखें, तो पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल की ग्राफ में इस तरह की आंकड़ा नहीं देखने को मिला। मतलब लगातार मार्केट यहां से सीधे के सीधे गिरती जा रही है, और इस तरह के कई बार गिरावट दर्ज किया है। देखिए, इस तरह की गिरावट दर्ज करती है। क्या लगता है कि इसके आधार आसपास में जाकर की प्राइस दोबारा फिक्स हो सकती है? ट्रेंडिंग तो यही दिखता है, लेकिन हम आपको कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहे हैं किसी स्टॉक को लेकर, लेकिन ओवरऑल पिछले 5 साल का ग्राफ ऐसे ही देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेटर परफॉर्मेंस किया है। उसमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात नहीं, ईयरली परफॉर्मेंस भी लगातार बेटर ही करती जा रही है अपने सेल्स को लेकर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सस्टेन कर रही है, कई बार 30% कमाती है, कई बार 16% कमाती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा था ना, तो यहाँ पे क्या इनकी बोझ के दबे तले पर्दे तो नहीं है? जो कंपनी ने कर्ज लिया उनके लेकर के, कंपनी कर्ज किस चीज़ को लेकर लिया? यहाँ पे देखा गया कर्ज इनके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कई 20-20 करोड़ तक इनको इंटरेस्ट की पे आउट करनी पड़ जाती है, कई बार 2 करोड़, कई बार 1 करोड़। ये सेंटीमेंट को दर्ज करती है। इसको लेकर के जब हम आप इन बातों को देखेंगे कि कंपनी का जो कारोबार स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में भले सेल्स बढ़ाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट कैसे, नेट प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज करती है। कुछ चीज़ें गिरती है, कुछ चीज़ें चल। जब इनको लेकर के हमने नेट इनकम मार्जिन समझने की कोशिश किया, तो कंपनी ओवरऑल बिजनेस से 11% की सेविंग करती है, प्रॉफिट बनाती है। और इस प्रॉफिट के बनाने के पीछे जो राज है, वो कितने परसेंट रिस्क लेके चलिए, क्योंकि कैश ही सबसे बड़ा रिस्क है, कैश मैनेजमेंट करना। इसमें रिस्क कितनी परसेंट की है, और मार्केट में इनके उधार कितने पड़े थे, उनको लेकर जब देखेंगे तो कंपनी कहती है कि हमारे पास उधार तो केवल 73 दिन के लिए था। अर्थात इन कंपनियों का भी पैसा, चाहे वो क्लाइंट कौन हो, चाहे SBI हो, HDFC हो, या फिर स्टैंडर्ड ही बैंक क्यों ना हो, उनको भी करीब पैसे देने में 2.5 महीने लग जाते हैं। और जब हम कर्ज वाले सिचुएशन को देखेंगे, तो क्या कंपनी कर्ज को लेकर अपने एक्सपेंसेस पे आउट कर रही है? तो नहीं, उन्होंने कर्ज बढ़ाई थी। कर्ज को लेकर किया क्या? कर्ज को उन्होंने प्रोडक्टिविटीज में यूज किया। और वो किस तरह के यूज किया, उसका सवाल देखेंगे। तो क्या इनके पास कैश पड़ा? तो अक्सर इनके पास कैश ही पड़ा है, कैश ही ज़्यादा 160 करोड़, क्योंकि कैश मैनेजमेंट करना है, तो कैश इनके पास बुक्स में भी पड़ा है, और 84 करोड़ के उस पर उधार भी पड़ा। इनको लेकर के जब हमने कंक्लूजन के तौर पे आया, तो 11% कमाने के लिए कंपनी सेल्स के सेल्स के बेसिस पे जो उन्होंने उधार करके रखा है मार्केट में, जो पैसा कब आएगा 3 महीने में, उनमें 21% की रिस्क थी। और इन प्रॉफिट के नंबर से इनकी उधार के यदि नंबर को देखेंगे, तो वो 190% दर्ज कर, कब के डेटाबेस में, लास्ट 12 महीने। यहाँ पे देखिए कितना 84 करोड़ की बात कहती है, और यहाँ पे 44 करोड़ की बात कहती है, और लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो लगातार लगती है कि 44 करोड़ भी नहीं, कितना बन जाती है। अर्थात आपने इस पीरियड में आकर के कितना दिया, करीब 23 करोड़ का। 23 करोड़ के बेसिस पे आप देखिए आपने 84 करोड़ की उधार करके, जो कि आपके प्रति रिस्क दर्ज करती है। लेकिन इन सभी रिस्क के पीछे यदि आप निवेशकों का इंटरेस्ट देखें, तो वो बुल कहती है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल, छोटे जैसे कंपनी शामिल है। FI में देखा गया, यहाँ पे कर दिए जो BNP जैसे कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा कहती है कि हॉवेल्स कभी हुआ करते थे, यहाँ पे केवल एक शामिल है। अब प्रमोटर में डेविड कुछ साउथ इंडियन की नाम ऐसे शामिल देखती है, जहाँ पे कंपनी रन करती नजर। क्या इनके पास कुछ और भी कंपनियां हैं? कहते नहीं, इनके पास केवल एक ही कंपनियां थी। इन क्या मोतीलाल ओसवाल फंड ने जिस फंड में यहाँ पे पैसा लगाया है, क्या कुछ और भी फंड में पैसा लगा के रखा है? कहते नहीं, इनका तो केवल एक ही फंड में यहाँ प्रोप्राइटरी अकाउंट से उन्होंने फंड लगाया था, जो कि 2% के आसपास दर्ज कर। सेंटिमेंटल कहता है, जो इनको लेकर के कहते हैं, जो इन्होंने अपनी रिजल्ट अपडेट किया था उसके अलावा कुछ नहीं कहती है।
लेकिन जब बिजनेस के अंदर आप देखें तो ये कहते हैं इनके पास कंपेयर करने के लिए बाकी कंपनियों के कंपेरिजन काफी ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नजर आया है। लास्ट यदि हम इनकी रिकॉर्ड मेंटेन को देखें तो ये अपने डिविडेंड भी देती है, अपनी प्रॉफिट का पार्ट बांटती भी है अपने निवेशकों में, निवेशकों के हित के लिए। और ओवरऑल जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है यहाँ पे पिछले 1 साल से वहां से लगातार गिरती ही जा रही है। उन्होंने हाई रेंज में लिया था और यहाँ पे सेंटिमेंटल के आगे चल करके बेटर कह सकती है। फाइनेंशियल पोजीशन इसको लेकर कहती है कि कंपनी लगातार काम कर रही है, लगातार प्रॉफिट बना रही है, लेकिन लेकिन कौन सी बात है, लेकिन कहती है इनको लेकर के दिक्कत आ रही है कहाँ पे, केवल मार्केट। मार्केट इसको शायद नहीं चाह रही या हायर वैल्यूएशन पे इनको लिया गया था कंपैरिजन के तौर पे। और जब इन्होंने एक नई जगह क्रिएट किया था अभी बॉटम, अब यहाँ से क्या नई ऊंचाई के लिए अपने जो मल्टीपल इसकी सस्टेन है रेजिस्टेंस उस पर तैयार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं करता, क्योंकि कंप्लीटली एज अ लर्निंग पर्पज से हम इसको बनाते हैं समझने को लेकर जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके बेसिस पे हम इसको आपके सामने देते हैं और समझने की। गोल्डन रूल कहता है हमेशा मार्केट में जब भी है आपको प्रॉफिट को बुकिंग करते रहना चाहिए, यदि ट्रेंडिंग उस हिसाब से नहीं है तो और अपनी लॉस को भी कवर करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।